सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी सफलता की कामना करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्वनाम प्रकरण। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व का मतलब सभी और नाम मतलब नाम को संज्ञा भी बोलते हैं ना, संज्ञा का पर्यायवाची है नाम। तो सभी का नाम कैसे? जैसे हमने बोला सीता, और सीता के स्थान पर हमने बोल दिया वह, तो वह जो है वो सर्वनाम है और सीता क्या है? संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति रोकने के लिए और उस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे सीता मेरी मित्र है, वह समय पर विद्यालय जाती है, वह बहुत ईमानदार है। तो वह क्या है? सर्वनाम। यहाँ पे अगर हमने सीता लिखा होता तो इसकी आवृत्ति होती, किसकी आवृत्ति होती? सीता की आवृत्ति होती, जिससे हमारा वाक्य सुंदर नहीं लगता। फिर यहाँ पे हम फिर लिखते सीता बहुत ईमानदार लड़की है या बहुत होशियार लड़की है, सीता बहुत अच्छे अंक प्राप्त करती है। तो बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए और हमें इस वह का सर्वनाम है वह, इसका प्रयोग करना पड़ा और इसके प्रयोग करने से वाक्य सुंदर लगने लगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गाय एक पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 टांगे होती हैं। तो अब इसमें क्या है? बार बार गाय की आवृत्ति हो रही है, ये गाय की आवृत्ति हो रही है, यहाँ गाय की आवृत्ति हो रही है, जिससे हमारा वाक्य बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो इस आवृत्ति को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हमने केवल यहाँ पे तो एक बार लिखा गाय, यहाँ संज्ञा हो गई गाय, फिर उसके बाद गाय एक पालतू जानवर है और फिर गाय के स्थान पर वह दूध देती है, उसके यहाँ पे आ जाएगा हमारा उसके। गाय के सर्वनाम की जगह उसके 2 सींग होते हैं, उसके 4 टांगे होती हैं। तो हमने बार बार गाय की आवृत्ति ना करके यहाँ पे वह, उसके बाद उसके, फिर यहाँ पे उसके, ये सर्वनाम प्रयोग किए हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 2 भेद हैं। कैसे कैसे सर्वनाम के 2 भेद हैं? एक तो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर और एक है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद हैं? 2। एक तो है मौलिक और एक है यौगिक। मतलब मौलिक कौन कौन से? जिसमें हमारे जब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर भेद पढ़ेंगे, तो प्रयोग के आधार पर जो 6 भेद किए गए हैं उसी में जो हमारे सर्वनाम आते हैं वो हमारे मौलिक हैं और मौलिक में हमारे 11 सर्वनाम आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से 11 सर्वनाम हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये हमारे 11 मौलिक सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर हमारे कौन कौन से हैं ये देखिए। तो प्रयोग से पहले एक बार यौगिक भी बता देते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, योग करना। तो जो हमारे ये सर्वनाम है ना, इनमें हम कारक को जोड़ देते हैं। कारक को जब जोड़ देते हैं तो हमारे ये यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे प्रथम विभक्ति का हमने जोड़ दिया ने, तो जो मैं है हमने इसमें जब हमने लिखा मैंने, तो ये हमारा जुड़ गया मैं के साथ ने कारक। ठीक है। ऐसे ही हम तू के साथ, आप के साथ, जैसे वह है, अब वह के साथ जब हम ने कारक जोड़ देंगे तो उसने, ठीक है, इस जिसने,
उसने, कौन, ये हम जोड़ते चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम कारक को जोड़ देंगे तो हमारे यौगिक बन जाएंगे, और उसके साथ जो हमने 11 बताए हैं इन्हीं को हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे अलग अलग भेद करके। वैसे इनकी संख्या जो है वो 11 है। ठीक है, जिनको अभी ये नहीं पता कि कारक क्या है तो वो मेरी कारक वाली वीडियो को देख लें, उसमें कारक क्लियर हो जाएगा कि हम कारक किसे कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के जो प्रयोग के आधार पर भेद है ना, वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद हमारे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरीके से हमारे 6 सर्वनाम हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुष का मतलब यहाँ पे किसी प्राणी के लिए बोले जाने वाला, किसी मतलब की वस्तु के लिए भी हो सकता है, लेकिन किसी प्राणी के लिए बोले जाने वाला सर्वनाम ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहले इसमें उत्तम पुरुष, इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। इसे हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तम पुरुष क्या है ये देखिए। तो उत्तम पुरुष क्या है? पुरुषवाचक के जो सर्वनाम जो है उसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, प्रथम। तो उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष है वक्ता अथवा लेखक, जो बोलने वाला है या लिखने वाला है। जैसे मैं और हम, मैं लिख रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? उत्तम, उत्तम पुरुष हूँ। उसके बाद किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कौन है? ये है मध्यम पुरुष, मतलब पाठक और श्रोता, सुन रहे हैं आप, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। या मेरे लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो आप हो गए पाठक, मध्यम पुरुष। और किस विषय पे हम लिख रहे हैं, किसकी बात लिख रहे हैं या किसके विषय में बता रहे हैं, तो वो होता है प्रथम पुरुष, या उसे बोल देते हैं अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए हम कहेंगे वह, यह, ये हमारे अन्य पुरुष। अब जो हम इंग्लिश में भी देखते हैं तो उत्तम पुरुष क्या है? ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा क्या है? मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और ये प्रथम पुरुष क्या है? ये हमारा थर्ड पर्सन। उदाहरण देखते हैं, मैंने कहानी लिखी, तो मैंने क्या है? ये है हमारा उत्तम पुरुष। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। उसे विद्यालय समय से जाना चाहिए, तो उसे क्या हो गया? अन्य पुरुष, या फिर हम कहेंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए होता है। जैसे तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह कार्य मैंने स्वयं किया। मैं दिल्ली स्वयं चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, अपना, अपनी, स्वयं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, क्लियर हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिसमें हमें निश्चित बात का बोध होता है वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम कहें ये गाते हैं। अब हमें पता है निश्चित कि ये गाते हैं, यहाँ पे कोई संशय नहीं है, ये गाते हैं। अब इसे जो हम क्लियर करेंगे ना, निश्चय और अनिश्चय में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये गाते हैं, वह पढ़ता है,
निश्चित पता चल रहा है कि वह पढ़ता है, ये गाते हैं, वो खेलते हैं, तो इसका मतलब है निश्चय है, इसलिए ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसे क्लियर कैसे होगा अगले अनिश्चयवाचक में बताती हूँ। अब देखते हैं चौथे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय क्या है? निश्चय तो निश्चित था, अनिश्चय में जो निश्चित नहीं है, जिसमें हमें निश्चित बात का बोध नहीं होता, जो बात निश्चित नहीं है वे होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चय में मैंने बताया कि ये गाते हैं, अब हम लिखें इसमें इसकी जगह पर कोई गाता है या कोई गा रहा है। अब हमें इसमें निश्चय नहीं है कि कौन गा रहा है, वहां तो पता था कि ये गा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं पता कौन गा रहा है, तो कोई गा रहा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चय हो गया कि कोई गा रहा है। ऐसे ही उसमें था वे पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ता है। ठीक, जैसे इस बैग में कुछ रखा है, कुछ रखा है। अगर हमें ये पता होता कि इस बैग में पुस्तक रखी है तो निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन इस बैग में कुछ रखा है, तो कुछ, कोई जैसे जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध क्या? जिसमें संबंध बताया जा रहा हो वो संबंध हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो वे सर्वनाम शब्द जो परस्पर मतलब आपस में संबंध बताते हैं, मतलब जैसे वाक्य होंगे तो एक दूसरे से संबंध जो बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिसने, जो, जैसा, इस तरीके के शब्द आएंगे। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने बता दिया था, जिसने, जैसा, जो, जिन्होंने, जिनके लिए, जिसको, इस तरीके से जो शब्द आएंगे। अब उदाहरण में जैसे जो बोएगा वो काटेगा, तो यहाँ पे जो आया और यहाँ पे आया जो बोएगा वो काटेगा। तो मैंने बताया था परस्पर संबंध कैसे, वो काटेगा, कौन काटेगा? जो बोएगा। तो इस वाक्य का संबंध इस वाक्य से है। जैसे जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी। तो अब ये जो है वैसी भरनी, इसका संबंध किससे है? जैसी करनी से। दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य से है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण और देख लें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो किसकी भैंस? उसकी भैंस, जिसकी लाठी। तो इसका संबंध किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो वो कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। इस तरीके से एक दूसरे के परस्पर संबंध होते हैं, तो वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें क्या प्रयोग होता है? कौन से सर्वनाम प्रयोग होते हैं? क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन आदि। तो अब उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। वे क्या पढ़ रहे हैं? वे क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब क्या जो है ये क्या है? प्रश्न है कि वे क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रश्न। अब जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक हो गया कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम
कहाँ गए थे। तो कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरीके से जहां प्रश्न आएंगे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।